वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। रेस्पेक्टेड मिसेस अलका राजवंशी जैन, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स and keynote speaker, distinguished speaker, today in this budget decoding meeting being organized by the Rotary Club of Jodhpur. Keynote speaker, Mr. Anurag Lohia, President, Jodhpur Industries Association, Mrs. Sonal Goti, Assistant Governor, Rotary Club, Mrs. Kaveri Bajaj, President of Rotary Club of Garima, Mrs. Santosh Mehta, past President, Inner Wheel Club, distinguished guests, President, Jodhpur Rotary Club, our club, Mrs. Madhu Samdhani, and my fellow Rotary members. I extend a very warm and heartiest welcome to all of you, and thank you for your gracious presence. आगे बढ़ते हुए हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो वेद हैं, उसमें लिखा है और हम उनको सभी फॉलो करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं कि किसी की शुभ कार्य की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ में करते हैं। और इसी भावना के साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रोटेरियन जयेंद्र सिंह देव साहब से कि वो आए एंड से इनवोकेशन प्रेयर प्लीज। आई थिंक वी कैन ऑल स्टैंड अप व्हेन ही सीज। मूर्ख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभव, जब आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। थैंक यू। Going ahead, I request now our President Madhuji Samdani to deliver her keynote address, welcome speech. Madhuji Samdani, please. विशेषज्ञगण, रोटरी क्लब के सम्मानित सदस्यगण एवं उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। आज रोटरी क्लब के तत्वाधान में आयोजित इस विशेष चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि आज हम सभी डिकोडिंग यूनियन बजट जैसे महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए हैं। केंद्रीय बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह देश की आर्थिक दिशा, विकास की प्राथमिकताओं और आम नागरिक के भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में बजट को सरल भाषा में समझना और उसके विभिन्न पहलुओं को विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आज के इस सत्र में हमारे बीच उपस्थित विषय विशेषज्ञ एक्सपर्ट बजट के विभिन्न प्रावधानों, उनके प्रभाव और संभावनाओं पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, जो हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। रोटरी क्लब सदैव समाज को जागरूक करने, ज्ञानवर्धन और सकारात्मक संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसी क्रम में आज यह कार्यक्रम न केवल जानकारीपूर्ण होगा, बल्कि हमें देश की आर्थिक नीतियों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर भी प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर हमारे सभी विषय विशेषज्ञों का, वक्ताओं का और आप सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करा। आशा है कि आज की ये चर्चा हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और सार्थक सिद्ध होगी। इन्हीं शब्द के साथ एक बार फिर आप सभी का रोटरी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम की सफलता की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय रोटरी, जय। I would like to dedicate 4 lines to our finance minister for presenting this budget. शांत स्वर मजबूत सोच, शांत स्वर मजबूत सोच, देश हित में हर प्रयास, नवा बजट पेश कर, रचा आपने इतिहास, रचा आपने इतिहास।
आंकड़ों में दिखा भविष्य, आंकड़ों में दिखा भविष्य, नीति में विश्वास, नीति में विश्वास, 9 बजटों की ये यात्रा, बन रही देश की आस, बन रही देश की आस। बजट के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू हाउ आवर इंडियन बजट हैज इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 166 years. The first budget was presented in 1860 after 1857 भारत 1857 की जो क्रांति हुई थी 1860 में, और उसके बाद में 160 साल हो गए. वी हैव बीन कंटिन्यूअसली गेटिंग दिस, 166 साल हो गए हैं. इट्स ए लॉन्ग जर्नी ऑफ बजट. पहला बजट इनकम टैक्स एक्ट 1860 का, फिर 1886 का, 1922 का, फिर 1961 का जो अभी भी चल रहा है, और अभी गवर्नमेंट ने हमें एक नया एक्ट और दे दिया है साथ में 2025 का. सो अभी फिलहाल अभी दोनों एक्ट पैरेलल चल रहे हैं. पहला एक्ट अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है. दैट वी विल सी विद द एक्सपर्ट्स फर्दर. Now going further, I would like to brief you about the little economics, macroeconomics of the country. जैसा फाइनेंस मिनिस्टर ने हमें बताया है कि इस बार, इस साल उन्होंने 53 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए, और जो खर्चा होगा, सॉरी, दिस इज द बजटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर. द बजट इज फॉर 53 लाख करोड़. रिसीट एंड एक्सपेंडिचर इज 58 लाख करोड़. 5 लाख की शॉर्टफॉल रहेगी. एंड ये जो शॉर्टफॉल है ये हमारी कल्चर है. 1947 से बराबर डेफिसिट बजट आ रहे हैं. आज तक भी कभी 1947 के पहले सरप्लस बजट आते थे, और 1947 के बाद में कभी भी सरप्लस बजट नहीं आया. वी हैव बीन ऑलवेज डूइंग ए डेफिसिट फाइनेंसिंग. अब होता क्या है कि जब डेफिसिट फाइनेंसिंग की भी बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ने बताया है कि इस साल हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग जो रहा, जो साल खत्म हो रहा है 26 में, वो 4.8% है, और आगे आने वाले टाइम में 4.3% रहेगा. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट. एंड हम सभी जानते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है हमारी महंगाई का एक मेन कारण है. अब सवाल ये आता है कि जब डेफिसिट होता है तो पैसे कहाँ से आते हैं? तो पैसा लोन लेके आता है. अभी जो हमने लोन ले रखा है वो है 55% हमारी टोटल जीडीपी का, और गवर्नमेंट ने कहा है कि 2030 तक वो कोशिश करेंगे कि इस 55% को जीडीपी का 50% लाने की कोशिश करेंगे. एंड स्लोली दे विल रिड्यूस इट फर्दर. दीज आर द डिटेल्स. अभी जो हमारा लोन है इस समय 214 लाख करोड़ का लोन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रखा है. एक लैंडमार्क ईयर की बात करते हैं. 1947 में इट वाज 0, एंड 2014 के अंदर ये 50 लाख करोड़ था. इस समय 214 लाख करोड़ का लोन हमारे ऊपर है, और इस लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है. एंड दैट इंटरेस्ट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 20% ऑफ आवर एक्सपेंडिचर. और बजट का 24% हिस्सा हम लोन लेके पूरा करेंगे. 24% लोन लेंगे और 20% उसका हम इंटरेस्ट चुकाएंगे. दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक्स. हमारी जीडीपी जो है 2026 में 357 लाख करोड़ की है, जबकि उसके आगे और नेक्स्ट ईयर इट इज एक्सपेक्टेड, अभी हम वी आर द 4th लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री, एंड नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली वील बीट जर्मनी बाय, हमारी जो जीडीपी है वो 393 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी. पर सवाल ये है कि जीडीपी तो बढ़ रही है, पर जो पर कैपिटा इनकम है हमारी, जो इन्फ्लेशन फैक्टर को अगर हम फैक्टर करते हैं तो पर कैपिटा इनकम अभी भी नहीं बढ़ रही है. वो अभी भी करीब 1 लाख ही है. वैसे अगर इन्फ्लेशन को लेते तो बढ़ती है, बट इन्फ्लेशन को फैक्टर कर देते तो अभी पर कैपिटा इनकम हमारे देश में नहीं बढ़ी है. जैसा मैंने बताया, वी आर डूइंग ए डेफिसिट फाइनेंसिंग. तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बताता हूँ. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा, रेवेन्यू मतलब जो खर्चे जिनका कोई एसेट डेवलप नहीं होता है या प्रमोट नहीं होता है, वो 41 लाख करोड़ का खर्चा है, और हमारी जो नेट रिसीट, रेवेन्यू रिसीट है, वो केवल 35 लाख करोड़ की है. दिस इज द डिफरेंस. एनीवे, बजट में बहुत थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, थोड़ा नहीं बहुत फ्यूचरिस्टिक है. द फाइनेंस मिनिस्टर हैज गॉट रियली गुड लॉन्ग टर्म विजन,
और ये जो उनकी पहले 1 घंटा 5 मिनट की स्पीच थी, टोटल करीब 1.5 घंटे की स्पीच में जो 1 घंटा 5 मिनट 1 घंटा 8 मिनट उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत प्रेशर किया। द वन इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द अदर इज डिजिटल इकोनॉमी, थर्ड इज क्लाउड सर्विसेज, डेटा सर्विसेज एटसेट्रा। और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी जो फर्स्ट टाइम हमने इंडिया में देखी कि इन सब सर्विसेज को 2047 तक टोटली टैक्स फ्री कर दिया गया। कभी भी इतनी बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई है। डेफिनेटली भी हमको सबको मालूम है कि जामनगर में एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर आ रहा है बाय गूगल एंड अदर्स। एनीवे, दूसरा जो फोकस रहा फाइनेंस मिनिस्टर का वो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। बार बार सेमीकंडक्टर्स और सोलर का जिक्र हुआ है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज, वाटरवेज और भी काफ़ी जिक्र है। बहुत बड़ा बजट है 6 लाख करोड़ का। देन फोर्थ इज द डिफेंस का बजट भी करीब 6 लाख करोड़ का है एंड दिस ईयर देयर इज ए 15% इंक्रीज। काफ़ी सारा रेफरेंस है टू एक्वायर द फाइटर एयरक्राफ्ट्स एंड सबमरीन्स एक्सेट्रा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये सब ऑब्सोलेट हो जाएंगे। In times to come, people will fight with missiles and drones and mosquitoes. एक तो चाइना का मॉस्किटो आपने अभी देखा था जो पिछले साल क्या हाल किया था, और अमेरिका has created a mechanical and electronic मच्छर। वो एकदम मच्छर की तरह है, उसके अंदर कैमरा फिट है और वो कहीं से भी कहीं पे भी वो पेस्ट कर सकते हैं थ्रू ए रिमोट एंड इज एग्जैक्टली साइज ऑफ ए मच्छर मॉस्किटो। एनीवे, दिस इज द फ्यूचरिस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट। देन देयर इज अ फोकस ऑन टूरिज्म। हम जानते हैं कि हमारे जितने भी टूरिज्म के स्थान हैं उनकी क्या हालत है एंड फाइनेंस मिनिस्टर इज राइटली फोकस्ड ऑन टूरिज्म। देन देयर इज ए हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा बजट दिया गया है। तो इस तरह से ये जो सेक्टर्स है यहाँ पे बजट काफ़ी अच्छा आउटलेज दिए गए, फाइनेंस का अरेंजमेंट है। कुछ सेक्टर्स फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि वो शायद स्किप कर गए और अटेंशन नहीं दे पाए हैं। उन सेक्टर्स का भी मैं जिक्र कर देता हूं। वन इज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ पिछले साल खर्च किया, इस साल 12 लाख करोड़ करीब करेगी। बट फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर गायब है, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। दिस इज द कंसर्न ऑफ ए फाइनेंस मिनिस्टर। और यहाँ पे मैं एक जिक्र करूंगा, राज्यसभा के अंदर 20 मार्च 2025 को गवर्नमेंट ने क्वेश्चन नंबर 220 के अगेंस्ट में बताया कि हर साल हमारे देश से 2 लाख से ज्यादा HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ के जा रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा HNI हर साल हमारे देश की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं और किसी और देश की, इवन लैटिन अमेरिका, नंबर ऑफ पीपल हैव गॉन टू लैटिन अमेरिका। वेल, UAE तो गए हैं, USA भी गए हैं, बट देयर इज अ गुड नंबर ऑफ पीपल गोइंग टुवर्ड्स लैटिन अमेरिका। दिस इज डेफिनेटली ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर हर एंड फॉर एवरीबडी इन द कंट्री, जो क्योंकि इसका मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर वगैरह वगैरह। क्या एनीवे, अनदर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बात कही है, हर कंसर्न इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप है वो बराबर बढ़ता जा रहा है। 2024 में जो उन्होंने फिगर दी है वो है $80 बिलियन की। 2024 में जो गैप था, हमारा इंपोर्ट ज्यादा था 80 बिलियन से, जो 2025 में $94 बिलियन हो गया। और जो 9 महीने हैं अभी जिनका डेटा, सरकारी डेटा अवेलेबल है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वहां पे जो गैप है वो हो गया है $97 बिलियन का। सो इफ यू फैक्टर फॉर द होल ईयर then it becomes $138 बिलियन। सो ये जो गैप है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहे हैं, और दिस इज द मेन रीजन कि हमारा रुपया बराबर डीवैल्यू हो रहा है। वी आर सीइंग दैट इट इज एट 92 नाउ। Again, going back on landmark year of 2014, it was 49 rupees, and 1947 it was 2 rupees 50 paisa. And World War के टाइम पे $1 में $1 और $1 मिला करता था. Anyway, this is the history. And then some other areas जहाँ पे उन्होंने कहा है इरिगेशन में किसान अभी भी पानी के लिए
आकाश की तरफ देखता है, पानी उसको नहीं मिल पाता, इसीलिए पूरे देश में खेती नहीं हो पा रही है। लैंड रिफॉर्म्स इज अनदर इशू, जहाँ पे अभी भी वो डीएलसी, आउटडेटेड डीएलसी रेट चल रही है और सब तरह की ब्लैक मनी जमीनों में, मकानों में पार्क हो रही है। गवर्नमेंट इज डेफिनेटली अवेयर ऑफ दिस इशू कि ये पूरी की पूरी ब्लैक मनी जमीनों में, फ्लैटों में, बिल्डिंगों में जाती है। इसके ऊपर आई थिंक दे आर अवेयर ऑफ इट एंड दे मस्ट बी डूइंग। एंड one more thing they have very strongly said is there is complete lack of accountability, whether it is financial accountability, administrative accountability. These are all the words of the finance minister. Somewhere she has expressed her concern with that they should be better, क्योंकि मैं तो पैसा दे देती हूँ पर पैसा तो पहुँचना चाहिए। Anyway, that should all happen. Anyway, these are the macroeconomic factors. Now going further, मैं पहले, वैसे तो मैं चाहता था कि आई विल टेक अप द इनकम टैक्स पहले हमारी मैडम के साथ में, बट आई रिसीव्ड ए स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम अनुराग जी लोहिया दैट ही हैज टू गो एंड अटेंड सम अदर मीटिंग अर्जेंटली, सो आई विल गो अहेड विद अनुराग जी पहले। क्यों अनुराग जी, शुड आई? केमिकल इंजीनियर हैं, he is running an industry and he is the president of Jodhpur Industries Association. बहुत ही समाज सेवा में विश्वास करते हैं। अभी माहेश्वरी समाज का जो मेगा शो हुआ था, he was the leading that show and he organized that entire show. He is also managing partner of Rachna Detergents and Too Good, a company, and then director in VPRP, a Bombay Stock Exchange listed company with 3,000 crores of capitalization. He is also associated with Mahalakshmi Shikshan Sansthan, which is 105-year-old educational body running several schools and colleges, etc. Also founder, trustee and treasurer of Masters. Anurag ji, can I take my first question with you? Well, you have the mic or done? Great. So Anurag ji, I'm not going here and there and सीधा आपसे एक सवाल पूछता हूँ। What is your view as an industrialist, as a head of an institution which covers all trade and industry activities in Jodhpur as well as your reach is the country? तो आपका थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक व्यू क्या है इंडिया के और इस इकोनॉमी के बारे में, with reference to inflation, demand conditions, investments, growth, etc. Please. Good evening all. First of all, I would like to congratulate the organizers for conducting such a useful session. And thank you, President Madhuji Samdani, Anilji Jain for having me here. And it's always a pleasure to share the dais with Alka ji. Ladies and gentlemen, very good evening to all of you. Budget basically is not a mere document which gives an statement of government revenues and expenses. It is basically a roadmap for the future of businesses, industries and the nation. मतलब फ्यूचर में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज आती है, तो इसको समझने का एक बेहतरीन तरीका है। हम लोग जस्ट इसको एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, बट फ्यूचर में गवर्नमेंट का थ्रस्ट क्या है, फ्यूचर में क्या क्या इमर्जिंग फील्ड्स है, अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो वो पूरा जानकारी इसके बारे में मिलती है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं बताना चाहूँगा इंडिया की अभी करंट पोजीशन, पहले क्या पोजीशन थी। फ्रेंड्स, इट टुक इंडिया 50 years टू रीच फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर। मतलब इंडिया को 50 साल लगे फर्स्ट ट्रिलियन, $1 trillion इकोनॉमी बनने में। एंड मोदी जी के आने बाद क्या जादू हुआ, लास्ट 12 to 13 years में भारत ने $2.5 trillion ऐड किए हैं। एंड नाउ विद क्लियर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मोदी जी विजन, उनका ये विजन है, ये टारगेट है कि भारत आने वाले हर 2.5 से 3 साल में $1 trillion इकोनॉमी ऐड करेगा। तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर लुकिंग एट। तो इंडिया किस जंक्शन पे खड़ा है? इंडिया आई कैन से इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है ऑफ ह्यूमंगस ग्रोथ अहेड। तो यहाँ पर ढेरों सभी के लिए, बी बिजनेसेस, जॉब्स या हर लोगों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि इंसान अगर सही डायरेक्शन में वर्क करेगा तो वो काम करके थक जाएगा। मतलब फ्लड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज वेटिंग फॉर एवरीवन।
तो ये चीज़ बेसिकली फंडामेंटल समझने वाली बात है कि हम कहाँ खड़े हैं और आने वाले टाइम में व्हाट लाइज अहेड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें कि आपने कहा इन्वेस्टमेंट्स का क्या सीन है, तो ग्लोबली ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा ऑल द इन्वेस्टर्स ग्लोबली दे फॉलो वन सिंपल प्रिंसिपल, दे फॉलो ग्रोथ। स्टॉक मार्केट में कहावत है, मनी ऑलवेज चेजेस ग्रोथ। तो समझ ले जहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को, इंडियन इन्वेस्टर्स हो, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो, अगर जहाँ पे भी उनको ग्रोथ दिखेगी तो वो पैसा अपना पाएगा। पैसे की तो 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन करंटली इंडिया इज सिटिंग एट। Well, good. You are quite positive, and I'm sure we will be through with all the issues. But then, you see, you said everything is good, but definitely we all know that the industry is facing challenges in terms of tariff. आपने देखा अभी, then rupee depreciation definitely increasing the factor cost. Infrastructure, you know that what kind of infrastructure we have. There is absolutely a need to improve that further. Then credit problems, credit is not freely available, there are difficulties in getting the required credit. Then there is a labor problem, labor productivity as compared to probably China से ना भी करें और भी देशों से कंपेयर करें तो एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी यहाँ की बहुत लो है. Input cost definitely because of all this goes up. So competitiveness is and definitely an issue. So do you think ये जो सब challenges आप face कर रहे हैं, you cannot deny this. So do you think this budget is something to address these challenges? Yes, definitely. ये जो बजट है बड़ा लॉन्ग टर्म बजट है. मतलब आप समझें सरकार की मंशा 2045-2047 तक की इसमें वेल डिफाइंड है. मतलब जस्ट इमेजिन करें, आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना कि सरकार ने कोई प्लानिंग ऐसे की है 2047 तक की. मतलब जो फ्यूचर की फील्ड है डेटा सेंटर, अपन समझते हैं आईटी या जो फ्यूचर ऑफ द बिजनेस इज डेटा सेंटर्स, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग. तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है. तो उनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया, पहली बार 2047 तक उनको पूरा इनकम टैक्स फ्री किया. तो दिस इज द लॉन्ग टर्म विजन. तो बजट से तो हम लोग 100% सेटिस्फाइड हैं. दूसरा, एक एक करके मैं प्रॉब्लम्स पे आता हूँ. जैसे आपने एक रुपी डेप्रिसिएशन की बात की थी, तो कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जैसे हमने देखा कि टैरिफ, ट्रम्प सरकार ने जो टैरिफ लगाए हैं तो उसको मार्जिनली ऑफसेट करने के लिए द आरबीआई डिडंट इंटरवीन. मतलब रुपी को नहीं किया, इस बार नहीं किया क्योंकि टू मेक द डॉलर, टू मेक द एक्सपोर्ट थोड़ा सा मोर वायबल. मतलब आप समझ लो इनडायरेक्टली 5-7% का इनडायरेक्टली एक एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव मिल गया. मतलब जनरली सरकार इस तरह की बात ओपनली नहीं कहती है, बट माई स्ट्रॉन्ग फीलिंग और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स है कि 5-7% तो आप समझ लीजिए, हम लोग 2-3% सब्सिडी के लिए सरकार से फाइट करते हैं. तो ऑटोमेटिकली आप देखिए एक्सपोर्टर्स को 7-8% का सीधा सरकार ने इनडायरेक्टली थ्रस्ट दे दिया बिना कोई शोर शराबे किए. तो ये बहुत बड़ी बात है. नहीं तो जनरली डॉलर को प्लस माइनस फ्लक्चुएट होने के लिए आरबीआई इज द गवर्निंग अथॉरिटी. जो कोई भी 50 पैसे भी प्लस माइनस होता है तो आरबीआई इंटरवीन्स टू सपोर्ट द डॉलर रुपी प्राइसेस. तो उन्होंने ये नहीं किया था. डॉलर मार्केट में कितनी है? हाँ, फ्लो करती है. हाँ, फ्लो करती है, खरीदती है, जैसे भी है, टू मेंटेन द प्राइसेस. तो दिस इज व्हाट आरबीआई डज. बट इस बार उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा इंसेंटिवाइज करना था एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि इतना टैरिफ लग जाती है. दूसरी बात करें टैरिफ की, तो आप समझिए ट्रम्प सरकार ने जो अभी डील की है उससे पहले की भूमिका बताता हूँ. हमने उससे पहले 5-6 महीने से सरकार ने सभी मेजर देशों के साथ एफटीएस करना चालू कर दिया था. तो उसके कारण इनडायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा. और हाईएस्ट जो कहते हैं एपिटमी ऑफ प्रेशर कब पड़ा, जब ईयू ने अभी 10 दिन पहले सरकार के साथ जब एफटीए किया, तो उसके समझ लो मतलब उससे ट्रम्प बौखला गया. एक्चुअल में 27 देशों का ईयू जब आपने ट्रम्प सरकार के इस मोदी सरकार ने किया, तो दिस वाज अ बिग स्लैप ऑन द यूएस गवर्नमेंट इमीडिएटली, एंड दैट वाज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डील्स. टू बीट दैट मदर ऑफ ऑल डील्स, ट्रम्प हैड टू इवेंचुअली कम आउट विद द फादर ऑफ ऑल डील. तो आप देखेंगे सब्सिक्वेंटली 7 डेज बाद में ट्रम्प सरकार ने भी एग्री टू द जो टैक्स रिडक्शन एंड ये. तो आप समझिए
ये दोनों FTAs हो गए, US के साथ हो गए, यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो गए, अभी हाल में गल्फ कंट्रीज के साथ में भी चल रहा है। तो इतने एक्सपोर्ट पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो जाएगा आने वाले टाइम में कि देयर वुड बी ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द एक्सपोर्टर्स। क्रेडिट प्रॉब्लम की आपने बात कही, आई थिंक मैं थोड़ा सा इस बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगा। बहुत इजीली अवेलेबल है, क्रेडिट की कोई दिक्कत नहीं, 1% भी। उल्टा मतलब बैंक्स हो या सरकारें हो, वो चाह रही है कि बिजनेसेस अपने एक्सपेंशन के लिए लोन्स देवे। तो आई थिंक क्रेडिट की तो 1% भी मेरे को प्रॉब्लम एज अ हेड ऑफ द इंडस्ट्रीज आई कैन प्राउडली से एंड अफर्मेटिवली से कि कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक पंकज जी भी हमारे लघु उद्योग भारती के हैं, ही वुड ऑल्सो एग्री विद मी, तो वो कुछ भी दिक्कत नहीं है। यस, रिगार्डिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, हम सभी एसोसिएशन मिलकर सरकार को काफ़ी समय से डिमांड भी कर रहे हैं कि जो नरेगा को है वो इंडस्ट्री से लिंक करें। जिस दिन ये स्टेप हो जाएगा, आज नहीं, हमको उम्मीद है 4-6 महीने साल भर में ये हो जाएगा, तो लेबर प्रोडक्टिविटी इश्यूज भी मेरे को लगता है टू एंड ग्रेट एक्सटेंट हो जाएगा। एंड इवेंचुअली वी नीड नॉट हैव टू डिपेंड ऑन मोर लेबर्स। इवेंचुअली इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, मतलब वो कहते हैं चार्ल्स डार्विन थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो आप जितना ऑटोमाइज करोगे, जितना टेक का यूज करेंगे, दोज इंडस्ट्रीज विल फ्लरिश। यस, इस बजट से और आगे आने वाला टाइम दे आर ऑल पॉजिटिव अबाउट इट। एक बात और ऐड करूंगा, व्हाई आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी, जस्ट बिकॉज सिंपल सा रीजन आप समझिए बेसिकली, तो आप लोगों की भी शायद एकदम माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई रिमेंबर 20 साल पहले मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट PSUs वर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। हर सरकारी बैंकों में किसी के पास 50,000 के लॉसेज हैं, SBI के कभी 20,000 के, 20,000 करोड़ के। 20 साल पहले की ये बात है। तो इमेजिन करिए उस कंट्री की क्या हालत होगी जिनकी बैंक ही दिवालिया हो जाए। अब मोदी सरकार आने के बाद क्या हुआ, एक एक बैंक का क्वार्टरली प्रॉफिट 20,000 करोड़ आ रहा है, 25,000 करोड़ आ रहा है। तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप समझिए, एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन आता है, अच्छा लीडर ऊपर आता है, तो क्या फर्क पड़ता है। पहले नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को समझो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस 1,000 रुपए की भी नहीं है, और मेरे को एक फोन करने से पहले 100 करोड़ रुपए मिल रहे थे, तो उसका क्या होगा। तो वो चीजें सारी बंद हो गई हैं। सो दिस इज द, मतलब आप समझ लो एक अच्छा लीडर आने से कितना कंट्री में ड्रास्टिक रिफॉर्म्स आ जाते हैं, ये समझने वाली बात। सॉरी। थैंक यू। मीडियम टर्म आउटलुक ऑफ 3 to 5 years, आप क्या सोचते हैं इंडस्ट्री के लिए, हाउ इंडस्ट्री शुड गो अहेड इन द करेंट सिनेरियो? ऑफ कोर्स यू से दैट देयर आर नो challenges, so that's really good. So if you have to add anything further for 3 to 5 years, that how do you feel that how the industrial process will move? See, I am looking at the current situation. We are very bullish on the Indian economy, be it short term or long term. इसका सिंपल कंसेप्ट है, आप ये समझिए, USA is a major consuming economy. वो दुनिया भर का आप समझ लो जितना भी कंजम्पशन होता है, सारी दुनिया का कंजम्पशन एक तरफ और USA का कंजम्पशन एक तरफ। जैसे अभी हैंडीक्राफ्ट की बात करें, तो हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो आप समझो पूरा जितना भी एक्सपोर्ट होता है 60% हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट US मार्केट में होता है। Is a consuming economy and China, as we all know, is a factory to the world. वो producing economy है। India is very sweetly poised कि ये सारी चीजें produce भी करता है और खुद भी consume करता है। तो इस lethal combination of producing as well as consuming economy, तो इसका खुद का भी domestic production, domestic consumption इतना जबरदस्त है। एंड विद जो मास्टर स्ट्रोक का, भाई आपको अगर सभी को याद है तो सितंबर में मोदी जी केम आउट विद GST 2.0, आई कॉल दैट एज द मास्टर स्ट्रोक। उसके कारण व्हाट विल हैपन, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो ह्यूमंगस ग्रो करेगा। हमको इवेंचुअली एक्सपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ऑल सेड एंड डन, डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छा हो रहा है, एंड विद ऑल FTAs इन प्लेस, US टैरिफ डील इन प्लेस, India is very sweetly poised for be it domestic consumption or be it export consumption. I am very bullish on this. Good. पहले आपने 2-3 बार मेरे को ये EU है कि EU एग्रीमेंट जो हुआ, मास्टर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स,
ये 27 देशों के साथ हुआ है और 27 देशों में एक भी देश ने इस एग्रीमेंट को नहीं साइन किया है। EU इज ए बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, और ये 27 देशों की पार्लियामेंट में ये एग्रीमेंट जाएगा और 27 के 27 देशों ने कल परसों जब भी उनको समय मिलेगा उस एग्रीमेंट को रेटिफाई करेंगे, और इंक्लूडिंग द इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया की पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तब जाके कभी ये कानून बनेगा। अभी तो ये एक पेपर एग्रीमेंट है, काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, पता नहीं इसमें, क्योंकि 27 देशों की पार्लियामेंट कब इसको अप्रूव करती है, क्या इसमें कोई अमेंडमेंट होता है, क्योंकि हर कोई ना कोई अमेंडमेंट उसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहेगा। सो मुझे नहीं लगता कि आपका ये EU वाला जो इशू है इतना जल्दी कोई इंडिया की इकोनॉमी को, बट एनीवे दैट्स इट हैज हैपेंड, इट इज गुड, इट्स ए ग्रेट बिगनिंग, आई मस्ट से। इट साउंड्स एंड इट गिव्स ए गुड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द शेयर मार्केट पर्टिकुलरली। एनीवे, सो गोइंग अहेड, वेल हमने बातें करी। मैं चाहूँगा कि अगर आप ये जो बजट है, बजट में इंडस्ट्री के लिए जो पॉजिटिव इश्यूज है, अगर आप उनको लिस्ट आउट कर सके 1 2 3 4 5, एंड सो इज द गैप ऑल्सो, गैप बिटवीन द योर बजट के अंदर जो आपको लगता है कि कहीं वो शॉर्टेज रह गई है, मैं दोनों चीज़ों को साथ में, अगर आप उनको लिस्ट आउट कर सके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, 1 2 3 4 5। सी बजट में मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप वाइडली समझे, जो सरकार ने कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपेक्स आउटले किया है, आई थिंक इट इज टू द ट्यून ऑफ 12.8 लाख करोड़ रुपीस। तो आप समझ लिए मोटा मोटी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप समझ लो सभी तरह की इंडस्ट्रीज, इंफ्रा एक वर्ड है लेकिन उसमें आप समझ लो 1000 तरह की इंडस्ट्रीज कवर हो जाती है, सीमेंट, स्टील, एवरीथिंग, मतलब आप ऐसे हजारों बी इट प्लाईवुड इंडस्ट्री या मतलब एंड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कवर हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20.8 लाख करोड़ उन्होंने आउटले किया, तो दैट कवर्स ह्यूज और दैट विल डेफिनेटली गिव अ ग्रेट पुश टू द इंडस्ट्रीज। उसके अलावा MSMEs की अगर हम बात करें तो सरकार ने एक एडिशनल आउटले ऑफ 10,000 करोड़ किया है, तो उससे भी MSME सेक्टर्स को बूस्ट करेगा, विच वी ऑल नो इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सरकार ने इस बार क्या किया है, सेंटर में एक प्रोविजन किया है सेल के लिए कि MSMEs को जो सब्सिडीज मिलती है वो टाइमली डिस्पर्स हो सबसे पहले, तो उसके लिए एलोकेशन किया है। ये हम सभी एसोसिएशंस की काफ़ी समय से मांग थी कि सरकार की स्कीम्स तो बहुत है, हर लेवल पे हर तरह की सब्सिडीज है, बट कहीं ना कहीं उनको टाइमली डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। तो इस बार ये जो सरकार ने जो स्टेप लिया है, अगर टाइमली डिलीवर हो जाता है तो सभी छोटे एंटरप्रेन्योर्स को इंटरेस्ट की बचत होगी एंड दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू गो अहेड विद न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू एक्सपेंशंस। दूसरा, अगर आपने चैलेंजेस की बात कही है या हमको शॉर्ट कमिंग, जहाँ कहीं आपको शॉर्ट लग रहा है, नॉट चैलेंजेस बट शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। हमारी मांग थी, एक तो इनकम टैक्स को लेके थी मैडम, खत्म कर दे। नहीं खत्म भी नहीं, जैसे एक सिंपल से इसमें डिस्पैरिटी है, इनकम टैक्स जो बड़ी कंपनियों के लिए है, लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए वो 25% ही है, और जो स्टार्टअप्स है उनका उल्टा 15 से 18% ही है, एंड जो पुराने व्यापारी हैं, ज़्यादातर 90% पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, उन पे 30+ इनकम टैक्स है। तो ये डिस्पैरिटी क्यों है, नहीं होनी चाहिए हमारी, ये हम काफ़ी टाइम से मांग थी। और हिस्टोरिकली हमने देखा कि मैडम जब भी टैक्स रेट कम होती है, कंप्लायंसेस बढ़ती है, तो सरकार अगर इनकम टैक्स की रेट्स कम करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लायंसेस में आएंगे और उल्टा जो अपने जो कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी मिनिमाइज होगी इन द टाइम टू कम। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स पर भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, उसके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। सेकंड, कुछ आइटम्स पे GST भी एक्स्ट्रा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, जो भी उसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो GST भी कुछ कम होगा तो और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, खासकर GST रोज़मर्रा के आइटम्स भी अभी ज़्यादा चल रहा है। कुछ आइटम्स तो सरकार की नॉलेज में आ गए थे तो उन्होंने सितंबर में कम कर दिए थे, तो अभी कुछ आइटम्स और हैं जिस पे GST कम होने की दरकार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि लिमिटेड लोग करते हैं, बट स्टॉक मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री, पूरा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और इसके हिसाब से आता है। तो हम लोग चाह रहे थे कि जो STT है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस हैं, वो कम होने चाहिए, बट सरकार ने थोड़ा उल्टा STT FNOs पे बढ़ाया है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं
150% हाँ, तो उसके कारण थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो ये अगर अगली बार सरकार ध्यान रखेगी तो इट वुड बी इवन बेटर फॉर द इकोनॉमी। आप लोग एक्सपोर्ट प्रॉफिट को टैक्स फ्री क्यों नहीं मांगते, मांग क्यों नहीं करते? क्योंकि एक जमाने में आपको ध्यान होगा 2005, 2008, 2010 तक एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगा करता था, एंड दैट वाज अ वेरी गुड इंसेंटिव फॉर द, आई थिंक द इंडस्ट्री शुड डिमांड फॉर द एक्सपोर्ट प्रॉफिट टू बी, बिकॉज देन दैट विल गिव यू लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एडिशनल एंड कम्पिटिटिवनेस टू द इंडियन इंडस्ट्री। आई थिंक यू कैन पहले हम करते थे, बट सरकार अभी एक्सपोर्टर्स को दूसरे 10 तरीके से और इंसेंटिवाइज कर रही है। आर दे डूइंग? यस, दे आर डूइंग। वेल, थैंक यू। गोइंग अहेड, अभी हम बात कर रहे थे, अभी आपने भी कहा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 12 लाख सम फिगर यू सेड 12.48, एंड पिछले साल भी करीब 10 लाख करोड़ सरकार ने इसके ऊपर खर्च किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल साइड पे। देखिए, सरकार तो अपना काम कर रही है, और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हम तो अपना काम कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कहाँ गायब हो गया? और प्राइवेट सेक्टर तो क्या ऐसा नहीं लगता कि दोनों के बीच में अलाइनमेंट कहीं मिस हो रहा है? गवर्नमेंट एक साइड पे जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर पहले तो इन्वेस्टमेंट करता ही था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती थी, मैन्युफैक्चरिंग में भी आती थी, सर्विस में भी आती, पर कुछ इस समय जो सरकार ने खुद कहा है, और ये फर्दर कंफर्म होता है जो मैंने अभी कहा कि 2 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हर साल देश को छोड़ के जा रहे हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बैग एंड बैगेज, जितना पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब बेच के, एंड एक आदमी 100 करोड़ 150 करोड़ लेके यहाँ से माइग्रेट हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अलाइनमेंट की कमी हो रही है सरकार? सिंस यू सेड आप मोदी भगत है, सॉरी, बट आई वुड लाइक टू हैव दैट आंसर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। उसका मैंने आपको स्पष्ट रीजन भी दिया था। एनीवेज, आपका था प्राइवेट अलाइनमेंट इंडस्ट्री का अभी लास्ट 1.5 साल से काफ़ी ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है। हर दूसरे महीने, तीसरे महीने हम लोग देख रहे हैं कोई ना कोई वॉर हो रहा है, टैरिफ हो रहा है, ये हो रहा है। तो जब इस तरह का सिचुएशन ग्लोबली रहता है तो कोई भी प्राइवेट वाला नया इन्वेस्टमेंट्स करने में कतराता है। प्लस जनरली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो स्टॉक मार्केट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन दैट। उनको जो कैपिटल मार्केट से जो मनी रेज करना पड़ता है कैपेक्स के लिए, जब स्टॉक मार्केट अच्छा रहता है तो उनके लिए 5-10 हज़ार करोड़, 20 हज़ार करोड़ रेज करना चुटकियों में हो जाता है। मतलब बड़े कैपेक्स, आप ये समझिए कि ब्याज के पैसे लेके ज़्यादा कैपेक्स नहीं किया जा सकता। छोटे उद्योगों के लिए तक ठीक है, बट किसी को 5-10 हज़ार करोड़, 20 हज़ार करोड़ रेज करके काम करना है तो इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू कैपिटल मार्केट्स। एक सवाल आपसे, बिकॉज यू आर, तो आप लोगों के इश्यूज होते हैं, जैसे आपने भी अभी कहा कुछ इश्यूज हैं विद रेफरेंस टू जीएसटी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा, तो ये इश्यूज क्या अपन हॉल में डिस्कस लेके खत्म कर देते हैं, या आपकी एसोसिएशन इसको कहीं आगे लिखती भी है, फॉरवर्ड भी करती है, और करती है तो क्या कभी उसका कोई इम्पैक्ट आपको कहीं से सामने से आता हुआ दिखता है जो आप उनको लिखते हैं? कभी आपने ऐसा कुछ किया है? एज ए इंडस्ट्री, नेचुरली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। डेफिनेटली बहुत ही वैलिड पॉइंट है। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग डेफिनेटली, जैसे कहा, उसको लेटर के थ्रू, जो रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू हम लोग लेटर भेजते हैं। फिर उससे कंसर्न मिनिस्टर्स को काफ़ी बार हम लोग हमारे एसोसिएशन में बुला के इस तरह के सेमिनार, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेमिनार्स कराते हैं, तो वहाँ हमारी बात पूरी रखते हैं। हमको जो लोकल एमएलएज, एमपीज जो रिप्रेजेंट करते हैं जोधपुर सिटीज़ को, उनके ज़रिए हम बात करते हैं। उनके साथ कभी दिल्ली, जयपुर जाके आगे तक हमारी बात रखने की पूरी कोशिश करते हैं। 10 डिमांड रखते हैं तो 10 की 10 तो नहीं, 2 से 3 तो डिमांड डेफिनेटली पूरी होती है। मतलब यू गेट ए फीडबैक एंड पॉजिटिव रिस्पांस, गुड। और एक बार भी नहीं होता है, ऐसे कंटिन्यूस एफर्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल तक लगे रहते हैं। तो रिजल्ट्स डू कम, दे आर लिटिल लेट बट दे डू कम। अगर अगला बजट आ रहा है जब भी 2027 का, तो आपकी कोई स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि उस बजट में ये चीजें वापस कमिंग टू बैक टू दैट, बट इफ यू कैन फर्दर क्लैरिफाई ऑन दिस। हमारा काफ़ी टाइम से मेजर कंसर्न, मैडम आप भी थोड़ा सा, तो इट इज़ लिटिल फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑल्सो, हम लोगों का काफ़ी टाइम से एक मेजर डिमांड है या मेजर कंसर्न समझ लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरकार की पॉलिसीज बहुत अच्छी है,
जो सब्सिडीज एमएसएमईज के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी केवल किताबों में, कागजों में ही है। ट्रू सेंस में अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज के लिए कंसर्न ये होता है। हम तो लास्ट 2-3 कोई मीटिंग में थोड़ा स्ट्रांगली हमने तो वो भी बोला कि मैडम एक आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की जगह कम से कम डिपार्टमेंट वाइज ही आप सिंगल विंडो सिस्टम रख लीजिए। मतलब होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली मैडम दिस इज अ वेरी, मतलब आप जो कह रहे हैं ना इतने लोग HNIs बाहर जा रहे हैं, वन ऑफ द मेजर रीजन है कि समझो अगर आपके ऑफिस में 5 चेंबर हैं, एक चेंबर से बाजू के चेंबर तक फाइल जाने में भी मतलब आप समझ लो 2-2 महीना लग गया, तो कहाँ सिंगल विंडो सिस्टम कहाँ हुआ है? ये हर डिपार्टमेंट में है। तो उसके कारण जो नई इंडस्ट्रीज आती है वो आती है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो फॉर अस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज़्यादा प्राइम कंसर्न है। इसका ही एक पार्ट है मैडम, हम लोग जब एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट जब अपने टाइम पर टैक्सेस या टाइम पे रिटर्न्स या फाइल नहीं करता है तो सरकार उनके साथ क्या करती है? पेनलाइज करती है ना? तो डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि अगर कोई सरकारी अफसर अपनी प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में अगर वो फाइल क्लियर नहीं करे तो उस पर भी कुछ एक्शन लिया जाए। जब तक सरकारी अफसरों पर भी, सरकारी नेताओं पर भी टाइम बाउंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन नहीं होगी, तब तक इंडिया को कितना भी पॉजिटिव है वो एक्चुअल में ट्रू सेंस में डेवलप्ड नेशन बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सॉरी, हार्श रियलिटी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो ओवर द इयर्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टोटली इम्प्लीमेंट कर दिया है। हर चीज जो है वो टाइम बाउंड तरीके से फाइल करनी होती है या डिस्पोजल करना होता है, और वो टाइमलाइंस फॉलो भी हो रही है। और अब तो ह्यूमन इंटरफेस है ही नहीं, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। मैं आई एम टोल्ड बाय माय फ्रेंड्स, कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमने सुबह रिटर्न फाइल किया और 2-3 घंटों में रिफंड आ गया, क्योंकि पहले जबकि महीनों लग जाते थे रिफंड में, इनकम टैक्स ऑफिस से जब होके आता था। मैं 10-15 साल पुरानी बात कर रही हूँ। कि कुछ लोगों के लिए है, आप जो कह रहे बातें, हाँ, जब आप उनको टीआर भरते हैं उस पर आप पेनल्टी लगाते हैं, जैसे टीडीएस कभी जो हमारा पैसा पड़ा उस पर कभी इंटरेस्ट देते हैं आप? टीडीएस जब भी रिफंड देते हैं उस पर इंटरेस्ट देते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में वेरी सर, we'll have the नहीं, बट हैट्स ऑफ टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ट्रू सेंस में जो थोड़ा सा फेसलेस ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना जो काफी हद तक काम हुआ, आई थिंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज द वन डिपार्टमेंट। फाइनल मैसेज अगर देना चाहें इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए, एज ए ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जोधपुर में। सी फ्रेंड्स, मैं आपसे सभी से ये कहना चाहूँगा कि अभी जहाँ पे खड़े हैं, मतलब वी आर एट द बेस्ट प्लेस एंड सबसे राइट टाइम पे है। मतलब उल्टा अभी इंडिया में रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पहले अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कम होती थी तो हमारे पढ़े लिखे यूथ, पढ़े लिखे लोग बाग सारा US UK जा रहे थे। अभी द सीन हैज चेंज, क्योंकि वो लोग सभी सैचुरेटेड इकोनॉमीज हैं और इंडिया की डेमोग्राफिक्स जो है वो बहुत फेवरेबल है। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी, बेस्ट टाइम टू बी इन इंडिया। एंड सभी लोगों को, स्पेशली टू द यूथ ऑफ द कंट्री, आई वुड लाइक टू से कि जो कॉलेज या थियोरेटिकल एजुकेशन के साथ साथ अगर आप लोग प्रैक्टिकल सर्टन स्किल सेट्स एक्वायर करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करेंगे, तो बहुत स्कोप है। डोंट रिलाई ऑन द कॉलेज एजुकेशन या थियोरेटिकल एजुकेशन। प्रैक्टिकल लर्निंग पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज हैं स्किल बेस्ड, अगर वो करेंगे तो आई थिंक काम करते करते थक जाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा स्कोप है। एंड यस, सिंसियरिटी और अगर हम डिटर्मिनेशन से फोकस होकर करेंगे तो आई थिंक देयर इज एन एंडलेस अपॉर्चुनिटी लाइंग अहेड। Thank you so much everyone. कहीं, and I am sure these are all definitely we are growing and we are steadily going, और आगे आने वाला भविष्य गोल्डन भविष्य है हिंदुस्तान की इंडस्ट्री का। रीज़न बीइंग दैट 140 करोड़ आदमी यहाँ रहते हैं, हमारा होम मार्केट इतना बड़ा है कि हमें किसी और दूसरे मार्केट की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स होप, जैसा अनुराग जी ने कहा, आई एम श्योर एवरी वर्ड ऑफ हिज is right, and definitely we see a great India, growing India, prospered India.
थैंक यू अनुराग जी। एक बात मैं आपसे कहूँगा, आपने मेरे से 8:30 बजे तक का कहा था, मैंने 7:30 बजे आपको, अभी आपको जाने नहीं देंगे, आप यहीं बैठो। हाँ ये ठीक है, साथ में रहेंगे। गोइंग अहेड, मैं अब आई विल प्रोसीड टू अदर सेक्टर इनकम टैक्स के लिए। उसके पहले हमारे बीच में रोटरी की असिस्टेंट गवर्नर साहिबा सोनल जी कोठी यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सोनल जी। अलका राजवंशी जी, now I would like to definitely ask you a few things, and definitely we are all interested in knowing it's the most important subject which directly affects each one of us. Before proceeding, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। आप लोग काफ़ी लोग मेरे ख्याल से रोटरी क्लब ऑफ गरिमा, am I right? Thank you very much for your gracious presence. Thank you so much. Going ahead, मैं अलका जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहूँगा। अलका जी हमारे जयपुर की रहने वाली हैं, राजधानी की। आपकी एजुकेशन कोटा और बीकानेर में हुई और एक्सट्रीमली स्टूडियस एंड सक्सेसफुल। इनके जितने भी इन्होंने एजुकेशन ली, मुझे लगता है अवार्ड इनके पीछे भाग रहे थे, मेडल्स एंड अवार्ड। कोई एजुकेशन बगैर मेडल और अवार्ड के नहीं है। Whether it is higher secondary or thereafter, she has done her engineering from Malvi Engineering College, Jaipur. 87 में आपने engineering complete कर ली थी with the best of the ranking, the first position, and thereafter in 1989 she appeared for the UPSC examination, and in the first attempt she cleared that UPSC, and then she was allotted Indian Revenue Service. She joined Indian Revenue Service in 1990 at National Academy of Direct Taxes, and वहाँ पे उसके बाद में आपकी जो पहली पोस्टिंग हुई वो जयपुर में हुई in 1992 as Assistant Commissioner, and thereafter she has served at several places including Vizag, Nagpur, Hyderabad, Chennai, Udaipur, Jodhpur, etc. And considering her meritorious services और आपका जो कंट्रीब्यूशन था टू द सिस्टम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आपको 2011 में एज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स प्रमोट किया, एंड शी इज नोन फॉर एग्जेम्पलरी लीडरशिप, प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स हर जॉब असाइनमेंट. Her hobbies include reading, painting, music, etc. And she is married to IAS officer Mr. Amit Jain, and proud mother of Shashwat and Sarthak. Madam, great to see you that even after the retirement you are involved with the profession and also are deeply involved in the services towards humanity. Thank you, ma'am, for your acceptance to be with us. You are most welcome. And that is a very general question. मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो अभी बजट आया है, इसमें बहुत सारे इनकम टैक्स में, जीएसटी में तो कोई अमेंडमेंट्स ज़्यादा नहीं है, मामूली सा एक आध कोई अमेंडमेंट है, दैट इज़ नॉट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, और बाकी भी जो स्टैम्प्स एक्ट है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, उनमें भी कोई खास नहीं है। सो इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं, तो हम मैडम के साथ में इनकम टैक्स पे ही बात करेंगे। तो मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी अमेंडमेंट्स आए उनको सब्सटेंस में शॉर्ट में अगर आप सम अप कर सकें थोड़ा सा प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनकम टैक्स में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारा जो एक्ट है जो 1961 से जो चल रहा था, उसको लास्ट ईयर अपडेट करके और नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लाई कर रहे हैं हम, जो कि 1 अप्रैल 2026 से आ जाएगा इन फोर्स। तो मोर और लेस जो प्रोविजंस ओल्ड एक्ट में थे वही न्यू एक्ट में आ गए हैं विद सम चेंजेस। कुछ चेंजेस किए हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो जो मेजर जो मुझे लगा कि इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चेंजेस में तो मैं नहीं जाऊंगी। जो रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड डेट्स हैं
वो रेशनलाइज कर दी हैं फिर से। 4 तरह की डेट्स कर दी हैं, पहले इनको 2 में डिवाइड कर दिया था। फिर एक प्रोविजन आया है जिसमें कि रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए टाइम लिमिट बढ़ा दी है, और एक अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट पहली बार यूज किया है। इन केस यू फाइंड एनी मिस्टेक इन फाइलिंग योर रिटर्न, तो पहले रिवाइज रिटर्न ही करना पड़ता था, उसकी भी फिक्स टाइमिंग थी, वो निकल जाती थी तो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अपडेट, आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, और वो दैट कैन बी डन इवन आफ्टर इशुएंस ऑफ रीओपनिंग नोटिस। जिस केस में, क्योंकि अब सारे रिटर्न्स की जो स्क्रूटनी है वो कंप्यूटर कर रहे हैं, एआई से हो रही है, तो कोई भी अगर उसमें मिसमैच इस तरह का नजर आता है तो वो केस, उस केस में हम एक रीअसेसमेंट का, रीओपनिंग के लिए एक नोटिस इशू करते हैं। वो प्रोसेस भी पिछले कुछ सालों में बहुत चेंज हुआ है, तो वो नोटिस इशू होने के बाद भी आप अपडेट कर सकते हैं अपने रिटर्न को, वंस दैट मिस्टेक इज pointed out to you, and if you think that it is a genuine mistake, bona fide mistake committed while filing the return, that can be updated. TAN और TDS और TCS से रिलेटेड, रेट्स में रिलेटेड काफ़ी डिफरेंस हैं। जो एग्जिस्टिंग रेट्स थी उनको चेंज किया है, तो मैं वो आपको नहीं बताऊंगी। एक NRI जो हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनके लिए कुछ प्रोविजंस हैं जो बाद में इंडिया में आ गए हैं, तो जो फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन के बारे में है कि अगर वो अपने, एक तरह का वो डिस्क्लोजर स्कीम है, इफ यू डिक्लेयर योर फॉरेन एसेट्स देन लेस नो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन विल बी लॉन्च्ड। वन न्यू प्रोविजन which has come for the first time is that we have to of course now I am out of the government, मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करना है, लेकिन पेनल्टी पहले इनकम टैक्स एक्ट में शुरू से ही असेसमेंट्स होते थे। रिटर्न फाइल हुआ, हार्डली 1% रिटर्न्स को वो करते हैं आजकल स्क्रूटनाइज, तो उसमें असेसमेंट्स में होते थे, और अगर असेसमेंट्स में कोई इनकम इस नेचर की होती थी जिसे कंसील्ड मानता है डिपार्टमेंट, तो पेनल्टीज लगती थी। अब इस बार से ऐसा कर दिया है कि असेसमेंट ऑर्डर के साथ ही पेनल्टी प्रपोज होगी, और अगर असेसी ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये एडिशन ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस पे टैक्स देने को तैयार हूँ विद इन सच एंड सच टाइम, और पेनल्टी जो प्रपोज है उसमें भी एडिशनल, डिपार्टमेंट का हमारा काम तो रेवेन्यू कलेक्शन ही है ना, हमें आपको परेशान करके तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप टुवर्ड्स पेनल्टी ऑल्सो यू आर विलिंग टू पे सम चार्जेस, तो वो साथ ही साथ बाय पेइंग एडिशनल चार्जेस यू आर योर असेसमेंट एंड प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीट, नो फर्दर प्रोसीडिंग्स विल बी पेंडिंग। अदरवाइज क्या होता था, पहले आप असेसमेंट के अगेंस्ट में अलग से अपील में जाते थे, फिर बाद में कभी पेनल्टी लगती थी, फिर उसके अगेंस्ट में अपील में जाते थे, तो बाय पेइंग सर्टेन चार्जेस उसको। और कुछ पेनल्टीज जो थी, जो लेट फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और उससे रिलेटेड थी, उनको अब पेनल्टी वर्ड ही हटा दिया है, उनको फीस बोला जाएगा। दे आर काइंड ऑफ फीस। जैसे आप एक फीस तो पहले से 3-4 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हो गई थी कि लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न होगा तो 5,000 रुपये अपने आप लग जाएंगे टैक्स उसमें रिटर्न फाइलिंग के टाइम। तो इसी तरह से और जो पेनल्टीज थी उनको भी कुछ पर्टिकुलर पेनल्टीज को फीस में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि इजीली बाय पेइंग दैट फीस यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज पेनल्टीज। तो यही है सर मेजर चेंजेस मुझे लगता है। These are the major changes और छोटे-छोटे बहुत सारे changes। Anyway, they are not of much of consequence. But एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा मैम, very funny सवाल क्या पूछूं आपसे। इस समय 2 एक्ट क्यों चल रहे हैं? 1961 भी चल रहा है, 1925 भी चल रहा है। अच्छा, कुछ जैसे आपने कहा कुछ चेंजेस हैं। अब जब हम रिटर्न फाइलिंग करने जाएंगे, आपने ये कहा 1961 का एक्ट खत्म नहीं हुआ और 2025 का एक्ट चालू हो गया। तो अब जहां प्रोविजंस ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, वैसे तो मैंने देखा सभी जो मोटा मोटी कॉपी है
1961 के एक्ट को बल्कि थोड़ा सा और बड़ा ही कर दिया, छोटा नहीं किया है, और उसको बढ़ा के 2025 का एक्ट बना दिया। पर जो प्रोविजंस में डिफरेंस है वो वहां पे ये कौन से एक्ट को पड़ेगा, 61 को पड़ेगा या 2025 को पड़ेगा? फाइलिंग दिस ईयर्स रिटर्न, बिकॉज दिस इज ए ट्रांजिशन फेज। अब this is a big confusion for the chartered accountants, and number of sections, probably 400 sections there and 400 sections here as well, or probably little more, the number is higher. So this situation I am not able to, अगर आप उसको पूरा ही डिसकंटिन्यू कर देते और पूरा का पूरा जो कुछ भी आपने लिखा नए एक्ट में डाल देते और उसको कहते भाई आज के बाद में पुराना एक्ट भूल जाओ, जैसा जनरली होता है, इसको थोड़ा सा if you have some क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। नया एक्ट ट्रूली स्पीकिंग मैंने नया एक्ट को इतना देखा नहीं है, मैं तो 35 इयर्स तक 61 वाले एक्ट को जी हम लोग सब वही पढ़ते हैं। तो लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्योंकि इनकम टैक्स में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सालों साल चलती रहती हैं जी। 61 एक्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी पिछले सालों में, वो हो सकता है पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशंस और वो लिटिगेशन जो है वो दे मस्ट बी पेंडिंग एज ऑफ नाउ 5 लाख तो अपीलें ही पेंडिंग है जी सरकार की, बिल्कुल, विद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज, फिर ITAT में और हैं, फिर हाई कोर्ट्स में और हैं, और हाई कोर्ट्स में तो इनका अपीलों का नंबर आता ही नहीं है, वो सालों साल पड़ी रहती हैं, तो उन सब पे तो पुराना एक्ट ही लगेगा सर। मैम पर ये अपीलें तो 50 साल और चलेंगी, यही अपीलें नहीं वो बाय द टाइम इट गोज टू सुप्रीम कोर्ट 50 इयर्स गारंटीड। बीच में गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम लाती है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम लाई थी 2-3 साल पहले, फिर 24 में वापस एक स्कीम ले आए, तो उनमें वो अपीलों के लिए भी स्पेशल स्कीम आती है कि आप ये टैक्सेस पे करें और नहीं, but suppose if I wish to continue my litigation, then I have the prerogative to continue with the 1961 Act for another 50 years, and then government will have to listen to me for the 61 Act. So this is, and otherwise what they could have done that okay भूल जाओ 1961 को 1 अप्रैल 2026 से, और उसके बाद जो कुछ होगा नए एक्ट में देखा जाएगा। अभी जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है they will also be governed by the new act. इसको don't you think there will be too much of litigation? Possible, practically वो possible ही नहीं है। जो पुराने एक्ट से जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो तो उनको तो नए एक्ट में तो वो करना, मर्ज करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। फिर नए एक्ट की जरूरत ही नहीं है। इतने सारे डिडक्शंस हैं पुराने एक्ट में जो कि नए एक्ट में नहीं आए हैं, तो फिर वो कैसे होगा? उन्हीं को लेके डिस्प्यूट है, तो हम उसी एक्ट को अमेंड कर देते और थोड़ा आई डोंट नो, एनीवे उसी एक्ट को चलने देते फिर तो। हाँ मेरे को भी ये लगता है इतने सारे उसमें अमेंडमेंट हो गए थे और हर मतलब इट हैज बिकम वो अल्फाबेटिकल वो हो गया था बिल्कुल। अभी भी कट कॉपी पेस्ट है, इसको एक नाम दिया गया, नया नाम। हाँ तो वो सेक्शन एटलीस्ट नंबर्स तो ठीक हो गए, नहीं तो वो 10 से लेके A to Z। well this issue is difficult to answer, even let me tell you, for anyone. I hope that but उसकी मोटाई तो और वजन भी दोनों कम नहीं हुए अभी तक। anyway so मैम एक सवाल मेरा हाउस प्रॉपर्टी को लेके है। हाउस प्रॉपर्टी इज ए सब्जेक्ट विच कंसर्न्स ईच वन ऑफ अस। वैसे मेजर चेंज तो नहीं है, पर क्योंकि हम लोग सभी कहीं ना कहीं हाउस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड हैं, तो उस बारे में अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो अगर आप बताएं। आई थिंक देयर इज माइनर चेंज विद रेफरेंस टू लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 जो कि इस फाइनेंस एक्ट में प्रपोज्ड है, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड शैल बी टेकन एज निल फॉर अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज obtained from the competent authority. This is one change. Stock in trade की तरह जो हाउस प्रॉपर्टी आपने रखी हुई है उससे इनकम 2 साल के लिए जी निल होगी, उसके बाद चार्ज होने लग जाएगी। और एक जो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, या वो 2 लाख है वो लिमिट। लेट आउट ये मिला मुझे जो चेंजेस के नाम पे मुझे आई थिंक पहले 1.5 लाख था। हाँ उसको 2 लाख कर दिया, 2 लाख कर दिया, और नो लिमिट ऑन लेट आउट हाँ प्रॉपर्टी। There are some small changes which are
ऑफ रिलेटिव्स हाउस प्रॉपर्टी में जब आप लोग रिटर्न भरे हैं तो इस साल में जो चेंजेस आए हैं दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट. यू कैन सेव सर्टेन टैक्सेस if you have borrowed some money for house property etc. and if you are getting rental income. मैम एक सवाल और है. कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. गवर्नमेंट कहती है हमने 12 लाख, कभी कहती है 12,75,000 तक आपके पर कोई टैक्स नहीं, कभी कहती है 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, कभी कहती है 5 लाख रुपए तक आपके पास कोई टैक्स नहीं, कभी 3 लाख पे नहीं है, कभी 2.5 लाख पे. ये अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स है. तो ये क्या क्या रेफरेंस से हैं? कभी 2.5 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख, कभी 12 लाख, कभी 12,75,000. ये सब थ्रेशोल्ड लिमिट्स बने हुए हैं. एज पर न्यू टैक्स रिजीम, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं हमेशा, उसके अकॉर्डिंग अप टू 12 लाख जो टैक्स बनता है एज पर स्लैब रेट्स. आफ्टर 87 नहीं रिपीट. 4 lakhs तक नील है, 4 to 8 5% है और 8 to 12 lakhs 12% है. तो 60,000 टैक्स बनता है. राइट. वो 60,000 टैक्स इज एग्जम्प्ट एज पर सेक्शन 87A Right. कैपिटल A ऑफ द एक्ट. तो 12 लाख तक टैक्स नहीं है. फिर वो सैलरीड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. That becomes 1275. के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद इनकम 12 lakhs हो जाती है. तो फिर उनके लिए भी वो नील टैक्स हो जाएगा. लेकिन इससे थोड़ी सी भी इनकम ज्यादा होते ही 60,000 प्लस जो नेक्स्ट स्लैब रेट है वो टैक्स लगेगा. तो ऐसा कि मैं मेरी अगर 20 लाख रुपए इनकम है और मैं सोचूं कि 12 लाख तो तब तो फ्री है, उससे आगे ही मैं स्लैब लगाऊं, ऐसा नहीं होगा. 20 लाख अगर इनकम है तो 60,000 प्लस जो नेक्स्ट स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स बताया. तो ये और ये 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं. नहीं, 12 लाख तक जिनकी इनकम है उन पे टैक्स नहीं है. उन पे टैक्स नहीं. लेकिन 12 लाख से ऊपर होने पे 4 लाख पे भी लग जाएगा. इसका मतलब 4 लाख पे भी टैक्स लगेगा. फिर 2.5 लाख से शुरू हो जाएगा. नहीं, 4 है. बेसिक इनकम लिमिट 4 है. फिर 12 लाख का डिडो रखूं. सर 12 लाख पे आपको डिडक्शन मिल रहा है ना. अंडर 12 लाख तक टैक्स नहीं है अंडर न्यू स्कीम. और इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल 4 लाख पे लगेगा टैक्स. 4 लाख से लग जाएगा. हाँ ये टैक्स 4 लाख पे लगना चाहिए. 12 लाख तक हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगर 12 लाख से ऊपर निकल गए दैट इज यूर अनफॉर्चुनेट. सिर्फ सिवाय कस्टमर का मिलने के अलावा कुछ नहीं है. आप बोल देना एम्प्लॉयर को कि 12 लाख से ज्यादा मत देना, बाकी अपने पास रखो. 12 लाख भी कर दी और 4 लाख भी कर दी. 61 भी कर दिया, 2025 भी कर दिया, न्यू रिजिम भी कर दिया, ओल्ड रिजिम भी कर दिया. हाँ, दोनों हैं. न्यू और ओल्ड रिजिम तो दोनों चल रहे हैं. 61 और 25 भी चल रहा है, 12 लाख भी चल रहा है, 4 लाख भी चल रहा है. इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है. इंडिया में सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा. तो जानते ही है, जानते ही नहीं है. नहीं, आप जैसा बता रही है. नहीं, आप अगर कैपिटल गेन क्या पता कब खत्म होंगे. एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे देने पड़ेंगे. नहीं, इस बार तो टैक्स रेट में कोई चेंज किया ही नहीं. सेम है, बिल्कुल बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया है टैक्स रेट. बिल्कुल पिछले 1 साल से. और टैक्स रेट्स तो ऑल टाइम लो हैं. आप किसी भी वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी से, डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर कर लीजिए. 30% से 30% टैक्स रेट सबसे कम. डिलीवर करते हैं कुछ अगर टैक्स लेते हैं आप उनकी डिलीवरी देखो टैक्स की. अनुराग जी इतनी चलिए. पॉजिटिव बात कर रहे थे. चलिए ये डिस्कशन चलता रहेगा. इट इज नेवर एंडिंग डिस्कशन. मैं आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रियली इम्पोर्टेंट. होता क्या है कि जितने भी रिटर्न भरे जाते हैं, मैम एक्सक्यूज मी मैम, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. जितने भी रिटर्न भरे जाते हैं उसमें से 90% रिटर्न गलत भरे जाते हैं. यू विल बी सरप्राइज. इनकम्प्लीट भरे जाते हैं. होता क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लास्ट 10 दिनों में वो एसएससी जाता है कि भैया मेरा रिटर्न भरना है. अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 400 क्लाइंट 400 रिटर्न भरते हैं और वो क्या करता है, नाम पते भरता है, बाकी कहता है ठीक है देखी जाएगी, और वो रिटर्न भर के जमा कर देता है. एंड देन व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ स्क्रूटनी देन देयर इज अ रियल प्रॉब्लम. अब गवर्नमेंट ने इस बजट में एक बहुत अच्छा उपाय किया है
कि यू कैन रेक्टिफाई द रिटर्न। अगर आपने कोई गलती नोटिस की, आप अपने जैसे सीए से कह सकते हैं कि भाई जो रिटर्न तुमने मेरा भरा उसको मेरे को एक फिजिकल कॉपी दो, एक प्रिंट आउट दो, देन यू कैन चेक इट एट होम कि उसने क्या भरा है, क्या आपने उसको बताया या नहीं बताया, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट दैट। मैडम, उसमें इस बार बजट के अंदर एक प्रोविजन है, वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि क्या प्रोविजन है कि हम कैसे उस रिटर्न को जो हमने गलत भरा है उसको हम ठीक कर सकते हैं और कब तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो इतने अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम और अलग अलग डिडक्शन, तो वो कॉम्प्लेक्स ही है। हाँ जी। और मतलब अपना खुद का रिटर्न भी मैंने तो बहुत सारे लोग भरते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स से खुद ही भरते हैं अपना रिटर्न, पर मेरा ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मैं तो कभी आज तक अपना रिटर्न भरा ही नहीं खुद। I am dependent on my chartered accountant only for filing my return, and I don't check it also. जैसा आपने भी बोला कि करना चाहिए चेक, पर मैं तो चेक भी नहीं करती हूँ because I believe in them कि वो ठीक ही बन रहे हैं जो भी है। फिर भी चेक करना चाहिए, और अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ भी गलत फिल हो गया है, और सरलीकरण की प्रक्रिया, मतलब सरकार हर साल कहती है कि हम एक सरल नाम से ही रिटर्न फॉर्म लाए थे, और भी कोशिश करते हैं कि हम रिटर्न फाइलिंग को जितना ज़्यादा इजी करें, पर वो मुश्किल है। इतने सारे प्रोविजंस हमको इनकॉर्पोरेट करना है तो वो कॉलम इतने सारे हो जाते हैं, एक कॉलम का आइटम दूसरे में लिखा जाता है। तो उसके लिए इस बार एक तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम बढ़ा दिया है, 9 महीने से बढ़ा के उसे 12 मंथ्स कर दिया है फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। हाँ जी। और एक अपडेटेड रिटर्न के नाम से एक नया सेक्शन लाए हैं, नया प्रोविजन लाए हैं, जिसमें कि अगर ओरिजिनल रिटर्न लॉस का है, उसे टैक्स पेयर रिड्यूस करना चाहता है तो वो अपडेटेड रिटर्न ऑफ लॉस फाइल कर सकता है। और इसके अलावा कोई रीअसेसमेंट के लिए अगर नोटिस इशू हो गया है तो तब भी आपको ऐसा लगता है कि ये जो नोटिस है ये सही है, ये रिटर्न, ये इनकम जो है इस तरह से कंप्यूट नहीं होनी चाहिए थी, गलती से ऐसा हो गया है, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो 2 तरीके हो गए हैं रेक्टिफिकेशन करने के लिए, रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड। हाँ, तो रिजेक्ट ही होता था, चाहे आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दें तो कि आपके बैंक अकाउंट में कहीं से गलती से कुछ पैसा आ गया, वो आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है, फिर भी आपको नोटिस दे रहे हैं, तो भी वो यही होता था कि नहीं, नोटिस लेट इशू कर देते हैं और फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। तो वो एक ये अच्छा प्रोविजन है कि आप कर सकते हैं, बट लेट्स सी कितना। मैडम, आपने अभी माना कि हमसे गलतियां हो जाती हैं और इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है, इतना बड़ा फॉर्म है, अभी आपने यहाँ कहा, पर जब हम स्क्रूटनी में आपके सामने बैठते हैं ना, बख्शते तो नहीं हो आप हमें, हमें मालूम है। जब हम आपके टेबल के दूसरी तरफ बैठते हैं तो वो जो म्यूजिक हम सुनते हैं वो कानों में गूंजता रहता है। एनीवे, दिस इज ऑन द राइटर साइड प्लीज। मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। मैडम, ये जो फॉरेन इनकम और एसेट्स का मामला है, इस पर गवर्नमेंट ने एक इम्यूनिटी स्कीम दी है। ये जो छोटी छोटी इनकम है, एनआरआई होता है, जब एनआरआई होता है तो कुछ इनकम होती है, और वो जब वो एनआरआई से वापस रेजिडेंट बन जाता है तो रिटर्न में वो इनकम दिखाना या वो एसेट दिखाना भूल जाता है। तो पहले क्या था कि छोटी गलती, 1 रुपए की भी गलती हो तो स्ट्रेट प्रोसिक्यूशन एंड जेल था। इस पर काफ़ी कुछ हुआ है। पहले फेमा में तो बहुत ही खतरनाक था, उठा के ले जाते थे और बंद कर देते थे और लटका देते थे। उसके बाद फेरा, और फेरा के बाद फेमा आया तो काफ़ी लाइट हो गया। और अब गवर्नमेंट ने बहुत ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे अभी हमारे बताया गया, हमें लोहिया साहब ने बताया वैसे ही, तो गवर्नमेंट ने एक क्लॉज बनाया फॉरेन इनकम एसेट्स डिक्लेरेशन का, उसके बारे में बताइए थोड़ा। इसमें 2 तरह के प्रोविजन है। एक तो ये है कि दी ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स टैक्स एक्ट जो अप्लाई होता है फॉरेन एसेट्स पे, इट विल नॉट अप्लाई जहाँ की आपकी फॉरेन एसेट्स की एग्रीगेट वैल्यू 20 लाख रुपए से कम है।
तो वहाँ पे आपको आपने 20 लाख रुपए से कम का अगर एसेट डिक्लेयर किया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा विदाउट एनी इंक्वायरी। और एक टाइम बाउंड स्कीम प्रपोज की है जिसकी की मॉडलिटीज मे बी मस्ट बी कमिंग इन ड्यू कोर्स, और उसका नाम है फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम फास्ट DS 2026। और इसमें ये है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके जो फॉरेन एसेट्स हैं और फॉरेन सोर्स्ड इनकम्स हैं विच वर नॉट डिक्लेयर्ड इन अर्लियर ईयर्स, उनको एक नॉमिनल पेमेंट ऑफ फीस और टैक्स के देके आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम आती है पहले VDIASI की या जो भी आती है वो आप ऑफर कर सकते हैं, और उसमें आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी फ्रॉम पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन अंडर द ब्लैक मनी एक्ट। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट दिस स्कीम। स्कीम के जो क्लॉजेज हैं वो इन ड्यू कोर्स आ जाएंगे। आपको डेफिनेटली वो सब ऑनलाइन ही होता है आजकल, जितनी भी स्कीम्स आती हैं, तो आप डिक्लेयर करें और उस पर टैक्सेस पे कर दें, ड्यू टैक्सेस। वो टैक्स रेट्स वगैरह थोड़ी सी हाई होंगी लेकिन पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से इमीडिएटली। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन है, आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्मार्ट हो गया है। जो चीज़ हमें नहीं पता होती वो डिपार्टमेंट को पता होती है। कहाँ खाना खाया, कौन सी फॉरेन ट्रेवल की, क्रेडिट कार्ड पे कितना खर्चा किया, और ये सब इनकम टैक्स ऑफिसर पहले से टेबल पे लेके बैठा हुआ होता है। जब हम लोग जाते हैं तो हम उसको बताएं कि हमारे पास कितने बैंक अकाउंट हैं, हमने रिटर्न में एक ही भरा या 2 भरे, उसके पास 7 बैंक अकाउंट की लिस्ट होती है कि ये रहा तुम्हारा बैंक अकाउंट, ये रहे तुम्हारे स्टेटमेंट्स, और जब वो आपको दिखाता है तो आप खुद भी चक्कर खा जाते हो, अरे ये सब मालूम है। तो ये सब आप कैसे करते हो? व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI और इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहा है, और अभी से नहीं पिछले 10-15 सालों से चल रहा है, ये हो रहा है। और हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सब बैंकों से, जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं उनके बारे में, या कैश ट्रांजेक्शन्स बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, वो कोई किसी भी अकाउंट में हुआ, वो इंफॉर्मेशन बैंक्स फाइल रेगुलरली रिपोर्ट्स AIRs फाइल करते हैं बैंक विद द डिपार्टमेंट, जिसमें कि ये इस तरह के सारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करते हैं। फिर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस से रेगुलरली रिपोर्ट्स फाइल होती हैं, और डिपार्टमेंट का एक अलग विंग है जो कि इन्हीं चीज़ों को में इन्वेस्टिगेट करता है। वो पूरी इंफॉर्मेशन को देख के और फिर डिसेमिनेट करता है टू दी कंसर्न्ड AO फॉर इंक्वायरी, फॉर मेकिंग इंक्वायरीज। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट की जाती है। फॉरेन ट्रेवल्स इमीडिएटली, फॉरेन ट्रेवल जितने हैं वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इसलिए कुछ भी छुपा के करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, सब लिंक्ड है, सब, और सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आ जाती है, सब आएगा। हाँ, सॉफ्टवेयर इस तरह से बना हुआ है, और ये सारी एजेंसीज यूज करते हैं ना, बैंक्स हैं, एयरलाइंस हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं, यहाँ से रेगुलरली रिटर्न्स फाइल होते हैं, इनसे क्वार्टरली होते हैं। आई थिंक हर क्वार्टर में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए वो सब पहुंच जाते हैं। तो जिसके भी पास पैन है वो फिर लिंक हो जाता है। आप देना चाहें हमारे टैक्स पेयर को, डेफिनेटली वुड लाइक टू हैव दैट ग्रेट मैसेज। अगर आप कुछ बताना चाहें, कुछ कहना। या एज ए नॉन इनकम टैक्स ऑफिसर बात करेंगे, एज ए पब्लिक पर्सन, इज इट राइट वे? पब्लिक इससे हैरेस हो रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नॉन इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में बोलेंगे तो चाहिए ही। दूसरे तरीके से हो सकते हैं, मैं सिर्फ इनकम टैक्स के लिए पूछ रहा हूँ। सारे चेंजेस ये सोच के इंट्रोड्यूस किए हैं कि अच्छा सी इसका हैरेसमेंट खत्म होगा। होना भी चाहिए कि नहीं, इसका दूसरा ऑप्शन है क्या कुछ जिससे आदमी हैरेस नहीं हो, पब्लिक आराम से टैक्स भी पे करे, उसको पता भी नहीं चले और इजी रह सके।
ये परेशान कब तक होता रहेगा? जनरल ये है, अगर ऐसा सिस्टम कर दो, जैसे मेरा टर्नओवर है साल का 20 लाख का, आप उस 20 लाख में सिर्फ आधा % या 1% टैक्स कर दो ना, आपके डिपार्टमेंट की जरूरत है। वो करो ना, वो करवाइए, वो करो ना। सीधा सीधा है, आपने 20 लाख के टर्नओवर पे 1% टैक्स दे दिया और आपके पास टैक्स की रेवेन्यू भी ज्यादा आएगी और इजी भी हो जाएगी। कोई रहेगा ही नहीं, झगड़ा ही नहीं। हमारे अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाहेंगे। एक्चुअली सच बात तो ये है, ग्रांट पेरेंट्स अपने ग्रांट सिद्धि के लिए एनपीएस में जमा करवा सकते हैं क्या? एक्चुअली मैडम जिस डिपार्टमेंट की है उसी के बारे में ही बता पाएंगे, प्लीज हम ये नहीं, ये इसका जवाब मैं आपको कल दे दूंगा। ये स्पेसिफिक प्रोविजंस तो मैडम नहीं दे पाएंगी, वो लोहिया साहब दे सकते हैं या अनिल साहब दे सकते हैं। तो जो जिस डिपार्टमेंट का होगा नेचुरली उसी के बारे में ही बात करेंगे। अच्छा, आप तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है तो नेचुरली वो उसी के फेवर की बात करेंगे। इनकम टैक्स नहीं पूछ रहा हूं मैं। आप 50 करा सकते हैं, अलग अलग नहीं करा सकते हैं, तो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। कैसे होता है? आप ऐसा नहीं कर सकते कि 50,000 आपके खुद के भी एनपीएस में करा दो और पोते का भी करा दो। नहीं, टोटल 50 करा सकते हैं। 50 करा सकते हैं ग्रांट तो आपका सीए भी और गाइड कर देगा। सीए कंफ्यूज है मैडम। नहीं, सीए कंफ्यूज नहीं होते हैं। ये मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि है ना सीए कंफ्यूज होते हैं। हम क्लियर कट अगर बात बताते हैं, मैं भी सीए से अपना इनकम टैक्स रिटर्न बनाती हूँ। मैं आपकी बात नहीं कह रही हूँ, आपका फील्ड अलग हो सकता है। सीए अलग अलग फील्ड में भी तो काम करते हैं ना। जैसे जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता है वो हमेशा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो क्लियर होता है, उसे पता है कि वो फाइल क्या मुझे चाहिए, मैं उसको बोलती हूँ तो वो मुझे बताता है। जी अनिल साहब। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम एंड थैंक यू लोहिया साहब। आपने जो आंसर्स दिए डेफिनेटली दैट हैज enriched our knowledge information and पूरा बहुत आप लोगों की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए, अपने स्पीकर्स को धन्यवाद देते हुए, वैसे वी हैव अ सिस्टम ऑफ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स बाय शरद पटवर्धन जी, बट बिफोर ही सेज आई हैव a small 2-line quotation for this budget and again dedicated to Finance Minister before I leave the stage. हमें पूर्ण विश्वास है आप पर, हर चुनौती से राह बनाएंगी, अर्थव्यवस्था की पतवार थाम भारत को शिखर तक पहुंचाएंगी। थैंक यू वेरी मच। Good evening, honorable guests on the dais, fellow Rotarians, ladies and gentlemen. It is my privilege to propose the vote of thanks for today's informative session on decoding the budget 2026. On behalf of Rotary Club of Jodhpur, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests. Notably, Mrs. Alka Raghuvanshi, former Commissioner of Jodhpur, a remarkable personality. Mr. Anurag Lohiya, President, Jodhpur Industrial Association, who is a chemical engineer and industrialist with immense experience in working across different disciplines. Our President, Madhu Samdani ji, a prominent social worker and a remarkable personality itself. And this event was wonderfully coordinated by Rotarian Anil Jain, who himself is a renowned chartered accountant, have many books and articles published to his credit.
Friends, considering country's economy like a tree, its health and growth is important factor to plan a comprehensive budget. A good budget gives right nutrition to its root and pluck the ripen fruit. Here I mean benefits of a good budget. Thank you, Dias, for sharing your knowledge and insight, and I would like to applaud for them. A big thank to all Rotarians for active participations, Rotarians with patience, pertinent queries, and I am sure they got the answers and are satisfied with this session. I also extend my thanks to our guests and members of Innerville Club for joining us today. As we embark on this new financial year, I am confident that with this enhanced knowledge, you will be able to manage your tax liabilities more efficiently. Finally, thank you all for making this session a success. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जय